हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर 1, जिसमें हम सिर्फ 17 प्रश्नों को हल करेंगे। उनमें जो शुरुआत के 10 प्रश्न हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रखे हैं मैंने, और जो बाद के 7 प्रश्न हैं उसमें मैंने शब्द भेद चैप्टर पूरा फिनिश करा दिया है, यानी डिटेल्स में पूरा शब्द भेद चैप्टर हो गया है 7 प्रश्नों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है हमारी, शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए है पैतृक, बी पैतृक, सी पैतृक और डी पैतृक यानी पैतृक, यानी इसमें से किस तरह से पैतृक लिखा जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना, ज्योत्सना यानी ये चारों ऑप्शन ए बी सी डी चारों में ज्योत्सना लिखा है, लेकिन इसमें कौन सा ज्योत्सना सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं वो हम प्रश्न संख्या 11 से 17 के अंदर करेंगे डिटेल्स में इन्हें। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारी, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। अनेकार्थी यानी जिसके अनेक अर्थ हों, यानी एक से अधिक अर्थ हों। ऑप्शन ए है हमारा कनक, बी है गंगा, सी है सच और डी है राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कनक। क्योंकि कनक है उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, कनक, धतूरा और सोना, और भी कई अर्थ हैं इसके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कनक। आगे प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। क्योंकि जो और 3 है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आते हैं विकारी के अंतर्गत, ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा क्रिया विशेषण, ये आता है अविकारी शब्दों के अंतर्गत। तो आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारी, सफाई किस प्रकार का शब्द है। सफाई किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है विकारी, ऑप्शन बी है अविकारी, ऑप्शन सी है संकर, ऑप्शन डी है देशज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकारी। सफाई जो है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7 से। प्रश्न नंबर 7 है, समानार्थी शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पर्यायवाची, ऑप्शन बी है विलोम शब्द, ऑप्शन सी है अनेकार्थी, ऑप्शन डी है विपरीत शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पर्यायवाची। यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उन्हीं को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए है विदेशी, ऑप्शन बी है देसी, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देशज। यानी देश में जो शब्द जन्मा है उसको हम देशज शब्द कहेंगे। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 कौन कौन से होते हैं। होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में प्रश्न संख्या 11 से। तो चलिए देखते हैं, लास्ट प्रश्न है अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाले, ये लास्ट बचा है एक 10। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं। रूढ़ शब्द ऑप्शन ए, बी यौगिक, सी योग रूढ़ शब्द, डी उपसर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ शब्द। यानी जिनका कोई हम खंड सार्थक नहीं होता। पहले तो मान लो कि खंड ही नहीं होता, अगर हम खंड कर भी लें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मान लो हमने जल का खंड कर लिया तो ज ला, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द।
तो चलिए अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 11, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और जहाँ से हम शब्द भेद चैप्टर पूरा खत्म करेंगे 7 प्रश्नों के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द होते हैं, उनका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 का। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 4। अब बारी आती है हम ये चारों प्रकारों को पढ़ने की। तो चलिए देखते हैं इन्हें डिटेल में, 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आगे देखेंगे हम, ये मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा पहला है हमारा एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द और चौथा है हमारा विलोम या विपरीतार्थी शब्द। तो अब इन्हें हम देखेंगे। एकार्थी, ये 4 प्रकार के हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या विलोम शब्द। तो इन्हें तो आप लोग जानते ही हो, डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो जिनके एक तरह के यानी अर्थ जिनका एक ही निकले और शब्द अलग अलग हों। अनेकार्थी में शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। एकार्थी शब्द होता है, उसमें शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ होता है। और विलोम शब्द तो आप लोग जानते ही हो कि उल्टा, एकदम उल्टा शब्द। तो ये हो गया हमारा अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। अब प्रश्न संख्या हम देखेंगे 12। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका बताइए राइट आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 2 प्रकार के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो देखेंगे हम 2 प्रकार। प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी शब्द। हमारे विकारी और अविकारी शब्द 2 प्रकार के हो गए। अब विकारी शब्द कौन कौन से विकारी शब्द और अविकारी शब्द देखेंगे हम, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक अलग क्वेश्चन में मैंने दिया है। तो चलिए अभी प्रश्न के हम 13 देख लेंगे, उसके बाद में हम इनको पढ़ लेंगे। निम्न, ये हमारा निम्न में से विकारी शब्द है। निम्न में से विकारी शब्द है। ऑप्शन ए है हमारा विस्मयबोधक, ऑप्शन ए है विस्मयबोधक, बी है हमारा समुच्चयबोधक, सी है सर्वनाम और डी है हमारा क्रिया विशेषण। डी है हमारा क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए विस्मयबोधक, बी समुच्चयबोधक, सी सर्वनाम और डी है क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा सर्वनाम। इससे पहले मैंने प्रश्न में बताया था कि सर्वनाम, संज्ञा ये सब हमारे आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत और क्रिया विशेषण आता है हमारा अविकारी शब्दों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम। हाँ, ये यहाँ पे मैंने दे रखा है डिटेल। तो ये क्या है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी लिंग, वचन या कारक के आधार पर अगर रूप में परिवर्तन हो जाए तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं का मुझे, अच्छा अच्छे। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। पिछले प्रश्न में यही ऑप्शन थे जो मैंने बताया था, ये आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत। अब जैसे
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारा दिया है लड़का काम कर रहा है, लड़का काम कर रहा है। अगर इसका लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लड़की काम कर रही है। ऐसे लड़का भाग रहा है। लिंग अगर इसका वचन परिवर्तन कर दिया जाए, नहीं पहले लड़का एक वचन था, अब हो गया लड़के भाग रहे हैं। ऐसे लड़के के लिए खाना लाओ, यानी और भी हो सकते हैं। तो लड़कों के लिए खाना लाओ, तो यहाँ पे वचन परिवर्तन कारक परिवर्तन हो गया। तो ये सब होते हैं हमारे विकारी शब्द। उदाहरण में जैसे संज्ञा के सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे राम, किताब, आम, हाथ, केला, कुछ भी हो जाएगा। सर्वनाम के सारे शब्द आ जाएंगे, विशेषण के सारे शब्द आ जाएंगे, क्रियाएं आ जाएंगी सारी। तो पहले ही हमने पढ़ लिया है कि जो विकारी शब्द होते हैं उनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया ये आती हैं। अब देखेंगे हम, विकारी तो देख लिया, अब देखेंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द देखने के लिए पहले हमें एक प्रश्न हल करना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अगला। प्रश्न है हमारा, निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है। विकारी था अविकारी। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण, डी है क्रिया विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये तीनों तो हमारे विकारी में आ गए। ये पढ़ा हमने, विकारी के अंतर्गत क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो विकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा ये तीनों जब विकारी के हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बचा यहाँ पे, क्रिया विशेषण। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा कि जो अविकारी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें ये जस्ट अपोजिट है विकारी का। इसमें क्या है, जिन शब्दों में लिंग व कारक, लिंग, वचन व कारक के आधार पर रूप में परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या फिर इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। यानी अव्यय या अविकारी, यानी उनमें कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा, कुछ भी कर लो जैसे कि तैसे ही रहेंगे। उदाहरण में देखो इनमें क्या आता है, जो पहले ऑप्शन में दिए गए थे उदाहरण, संबंध बोधक था, समुच्चय बोधक था, विस्मय बोधक था, क्रिया विशेषण था। तो ये सारे शब्द आते हैं, इनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में परिवर्तन हो रहा था लेकिन अविकारी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी जो जितने भी अव्यय शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो सब अविकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी अविकारी अव्यय एक ही बात है। जैसे आज, आज में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। आज हो गया, अब हो गया, कौन हो गया, यह हो गया, किसने हो गया। तो ये सारे शब्द जो आएंगे वो आएंगे अविकारी के अंतर्गत। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, जैसे कब, कल, आज, इधर उधर, ये सब आ जाएंगे। और संबंध बोधक जैसे हुए में, से, के, ऊपर, आगे की ओर, पर, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। न लिंग, वचन, कारक किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है इनके रूप में। और जैसे समुच्चय बोधक के ले लीजिए उदाहरण, या, यदि, किंतु, परंतु, जो कि, तो ये सारे हैं। विस्मय बोधक में ओह, वाह, हाय, ये सब जो होते हैं वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे हम, क्या है हमारा प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार के, अब डिटेल भी पढ़नी होगी इनकी, तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द। ये क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 5 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 प्रकार हैं हमारे, जो किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हो गए। अब ये पांचों प्रकार देख लेंगे हम लोग। उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रश्न हैं हमारे, वो हम आगे के प्रश्न में देखेंगे। अभी दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16, वैद्यशाला शब्द है। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है योग रूढ़, बी है यौगिक, सी है अयौगिक और डी है हमारा रूढ़ शब्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यौगिक शब्द। हमने ऑप्शन पहले से ही दिखा रखा है, सॉरी गलती हो गई। तो चलिए देखते हैं। अब लास्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, तो वो देखेंगे हम प्रश्न नंबर 17। हाँ, यहाँ भी डिटेल दी है। ये देखो,
रचना या बनावट के आधार पर शब्द, जो यौगिक शब्द हैं, यौगिक और ये जो योग रूढ़, ये रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। यौगिक शब्द तो मन में आएगा, यौगिक शब्द होते क्या हैं, तो यहाँ पे दिए हैं हमारे यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते कितने प्रकार के हैं, तो ये होते हैं शब्द 3 प्रकार के, जिनमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इन्हें हम देखेंगे। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता क्या है। अब पहला आ गया हमारा रूढ़। रूढ़ शब्द, तो रूढ़ क्या होता है, जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता। ये हमने प्रश्न भी अभी पढ़ा था, जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़, इन्हें मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। 2 इनके और नाम हैं, इनमें है मूल या अयौगिक शब्द। जैसे उदाहरण है हमारा जल हो गया। अब जल के हम खंड कर दें, ज ल, कुछ हुआ, कुछ अर्थ निकला खंडों का, नहीं निकला। ऐसे हमने नाक ले लिया, नाक का भी खंड करने से कोई अर्थ नहीं बन रहा। सरल का भी, किताब का भी, यानी जिनका खंड ना हो सके, यानी खंड करके कोई खंडों का अर्थ ना निकल सके, वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। उदाहरण भी देख लिए हमने, जल, नाक, सरल, किताब, ये सारे हमारे हैं, वो हैं रूढ़ शब्द। अब सेकंड आता है हमारा योग रूढ़। सेकंड आता है हमारा योग रूढ़। अब देखेंगे योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। सार्थक खंडों के योग से बने हों। सार्थक खंडों के योग से बने हों। रूढ़ में क्या होता था हमारा, रूढ़ के अंतर्गत हम खंड ही नहीं कर पा रहे थे, यानी खंड ही नहीं हो पा रहा था शब्द का। और यौगिक में क्या है, सार्थक खंडों के योग से बने हो, यानी जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने हों उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये यहाँ पे ठनकी लिख गया, उनकी होगा। उनकी रचना उपसर्ग, प्रत्यय या समास से होती है, यानी जो हमारे यौगिक शब्द हैं उनमें या तो उपसर्ग लगा होगा या प्रत्यय लगा होगा या फिर वो समास होंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण में। जैसे है हमारा पाठशाला, राजपुत्र, रेलगाड़ी, तो ये हमारे कैसे शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए, क्योंकि इनमें 2 शब्द। देखो अगर हम पाठशाला को अलग अलग खंड कर दें तो पाठ का भी अर्थ निकलता है और शाला का भी अर्थ निकलता है। ऐसे अगर हम राज और पुत्र को अलग अलग कर दें तो राज का भी अर्थ निकलता है, पुत्र का भी अर्थ है। तो ये सार्थक होते हैं, यानी इनका खंड करने से अर्थ निकलता है। और रूढ़ में क्या था कि अगर हम खंड कर देंगे तो उन खंडों का कोई मतलब नहीं होगा। तो अब हमारा तीसरा जो रह गया वो है हमारा योग रूढ़ शब्द। तो देखेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। यहाँ पे क्या है कि विशेष अर्थ को ये प्रकट करेगा जो योग रूढ़ है हमारा। जैसे उदाहरण दिया है लंबोदर। तो लंबोदर आप जानते हो किसको कहते हैं, लंबोदर कहते हैं गणेश भगवान जी को। तो यहाँ पे लंबोदर का क्या हुआ, एक अलग अर्थ हुआ हमारा, क्या हुआ, गणेश भगवान जी। ऐसे जलज, तो जलज जानते हो आप किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। ऐसे दशानन हो गया, दशानन, दशानन कहते हैं रावण को। यानी ये शब्द तो हैं लेकिन इनका अर्थ कुछ और है, शब्द पढ़ने से हम दूसरा अर्थ समझ लेते हैं। तो ये हो गए हमारे योग रूढ़ शब्द। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न रह गया है हमारा प्रश्न नंबर 17, और यहाँ पे पूरा ही समझो वो चैप्टर जो हमारा शब्द भेद चैप्टर था वो पूरा फिनिश हो गया। इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो समझो कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाद के 7 प्रश्नों में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न बचा है जो प्रश्न है हमारा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है हमारा देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे संस्कृत के ही शब्द मानो, एक तरह से संस्कृत में जैसे शब्द रहेंगे वैसे ही हमारे हिंदी में प्रयोग हो जाएंगे, तो वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। देख लेंगे हम इसका तो आंसर तत्सम हो गया। अब इसका जो नोट मैं लिख के लाई हूँ, यानी डिटेल लिख के लाई हूँ, वो है। अब ये देखो, ये जो हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और जो संकर, 5 तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पीछे प्रश्न आया था ये, तो वहाँ पे मैंने कहा था डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेंगे डिटेल्स। अब इस चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ ये ही एक पार्ट रह गया है और पूरा चैप्टर फिनिश है, ये मान लीजिए आप।
और बहुत ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है हमारा तत्सम शब्द। पहला हमारा क्या है? तत्सम। तो तत्सम क्या होता है? संस्कृत के समान शब्द। अभी हमने पढ़ाई था, जैसा संस्कृत में या ज्यों का त्यों उठा के हिंदी में रख दिया तो वो हो गया हमारा तत्सम शब्द। जैसे हमारा पुष्प हुआ, कमल हुआ, पुष्प हुआ, कवि हुआ, अग्नि हुआ, यानी जो संस्कृत में जैसे यूज होंगे वैसे ही हमारे हिंदी में यूज होंगे। तो ये तो हो गए हमारे तत्सम शब्द। आज्ञा हुआ, वत्स हुआ, भ्राता हुआ, बहुत सारे शब्द हैं, भार्या हुआ। तो ये हमारे हो गए तत्सम शब्द। अब अगला नंबर 2 आता है हमारा तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या होते हैं? एक तो हमारा तत्सम हो गया। अब देखेंगे हम तद्भव, जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, यानी जो हमारे संस्कृत शब्दों से बने हैं उन्हें हम कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे हमारा हो गया पुष्प, तो पुष्प तो है हमारा तत्सम शब्द, पुष्प हमारा तत्सम है। लेकिन अगर हम फूल बोल देंगे, यानी पुष्प और फूल एक ही बात है, लेकिन अगर पुष्प बोल देंगे क्योंकि संस्कृत में पुष्प लिखा जाता है तो वो तत्सम शब्द है। लेकिन अगर हमने फूल बोल दिया तो वो हो गया हमारा तद्भव। ऐसे ही आग हो गया, अग्नि अगर है तो वो तत्सम है, लेकिन अगर आग बोल दिया तो तत्सम है। ऐसे हस्त, हस्त में से हाथ होता है तो हस्त है तो संस्कृत है, लेकिन अगर हाथ बोल दिया तो फिर वो हो गया हमारा तद्भव। तो ये हो गया हमारा। अब नंबर जो हमारा 3 है वो है हमारा देशज। देशज शब्द। तो देशज क्या है? जिनकी उत्पत्ति देश से हुई है, यानी जिनकी उत्पत्ति देश से हुई है तो वो देशज हो गए। जिनकी उत्पत्ति देश में नहीं हुई है, यानी विदेशों से जो शब्द आ गए हैं वो होंगे विदेशज। जिनकी उत्पत्ति देश से हुई है, जिनकी देश से उत्पत्ति हुई है वो हो गए हमारे देशज शब्द। अब लेकिन ऑप्शन में क्या आ जाता है? कभी कभी देश ही आ जाता है, देशज है। दोनों अगर ऑप्शन मिल गया, देशी और देशज, तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है कि देशी है या देशज है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि देशज होता है ना कि देसी। बोलचाल में हम देसी कह देते हैं, लेकिन जब ऑप्शन की बात आएगी तो वहाँ पे हम देशज ही लगाएंगे। जैसे कटोरा हो गया, कौड़ी हो गई, खिड़की हो गई, और भी बहुत सारे शब्द हैं। डिबिया हो गई, लोटा हो गया, बहुत सारे शब्द हैं जो कि देशज में आते हैं। अब हमारा जो चौथा है वो है हमारा विदेशज। चौथा है हमारा वो है हमारा विदेशज। तो विदेशज शब्द कौन से होते हैं? भाई अभी बताया था, जो विदेशी भाषा से आए हैं शब्द वो विदेशज हो गए। जैसे आदमी हो गया, अजीब हो गया, कारीगर हो गया, उस्ताद हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अजीब, जैसे ये आदमी शब्द है, तो आदमी शब्द जो हमारा है वो अरबी भाषा का है। अजीब शब्द हो गया, अजीब भी अरबी भाषा का है हमारा। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं के हम हिंदी में मिला के यूज करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे विदेशज शब्द। अब जो हमारा लास्ट वन बचा है संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हों। दो भिन्न भाषाओं से, यानी दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बने होंगे वो हो जाएंगे हमारे संकर शब्द। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी दो शब्दों से तो बना है, एक रेल हो गई और एक गाड़ी हो गई। रेल हो गई और गाड़ी हो गई। अब रेल हमारा जो है वो है हमारा अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी है हिंदी का शब्द। तो रेल और गाड़ी से मिलकर बन गया हमारा रेलगाड़ी। तो ये हो गया हमारा संकर शब्द, क्योंकि इनमें दो भाषाओं के शब्द आ गए। ऐसे पानदान हो गया, पान हमारा हिंदी का शब्द है और दान है फारसी का शब्द, तो इससे बन गया पानदान। ऐसे बहुत सारे हैं। जांच करता, जांच फारसी का शब्द है, करता हिंदी का शब्द है, तो बन गया जांच करता। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का शब्द है और तस्तरी फारसी का है, तो इससे बन गया उड़न तस्तरी। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो कि संकर शब्द में आते हैं। जैसे वर्षगांठ हो गया। तो जो शब्द यानी दो भाषाओं के लिखें तो दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनाओ। दो भाषाओं के दो शब्द ले लिए और उन्हें मिला के एक शब्द बना दिया, तो वो होते हैं हमारे संकर शब्द। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी करिए। यानी मेरी कोशिश है, तो आप लोग हेल्प कर सकते हो तो थोड़ी सी करिए। लाइक करने में क्या जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और क्या इससे मैं आगे, मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं, मेरी वीडियो कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।